नमस्कार, मैं हूं अनुभूति दीक्षित और इस समय मैं बैठी हूं प्रयागराज के उभरते सितारे के साथ और इनका नाम है विवेक शांति विशाल। और सर के बारे में मैं क्या बताऊं, इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को अपनी ताकत तो बना ही लिया है, साथ ही जब ये सॉन्ग्स लिखते हैं तो वो पढ़ने लायक होते हैं। तो सर एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान है और मैं इनकी तारीफ क्या ही करूं, आप इस पूरे इंटरव्यू को जब देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। नमस्कार सर, प्रयाग संगीत समिति आपको बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद कहना चाहता है कि आप उसका नाम बढ़ा रहे हैं और ऐसे एलुमनाई हमारी प्राइड की बात होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभूति जी कि आपने मुझे इस मंच पे याद किया और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे कुछ अपनी बात अपने ऑडियंस के सामने रखने का अवसर मिल रहा है इस बहुत ही अच्छे माध्यम से। तो हम लोग अपनी बात आगे रखते हैं। जी सर, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप प्रयाग संगीत समिति के एलुमनाई रहे हैं एंड म्यूजिक से आपका बहुत जुड़ाव रहा है, तो आपकी संगीत की यात्रा किस प्रकार शुरू हुई, क्या चैलेंजेस है और उस पूरी जर्नी पर आप प्रकाश डालिए जरा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि मैंने काफ़ी लेट म्यूज़िक शुरू किया, मतलब मैं अपने टीन्स में था, टीनेजर था। अच्छा। तो और बहुत ही छोटे से कस्बे से मैं आता हूँ, तो वो ज़माना बहुत अलग था, यूट्यूब नहीं था और केवल रेडियो हुआ करता था और टेप रिकॉर्डर्स होते थे, बस वो ज़माना था। और ये बात है 1994-95 की। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि क्योंकि घर में सांगीतिक माहौल था मेरे। अच्छा। मेरा जो ननिहाल था वो पूरा म्यूजिकल था। मेरे जो मामा जो थे वो लखनऊ से, उन्होंने भातखंडे से अपना पूरी पढ़ाई किया, 15 साल वो वहीं पे रहे और वो अनूप जलोटा के क्लासमेट हुआ करते थे। अच्छा। उस जमाने में। अच्छा। 1950s की बात कर रहा हूँ मैं। और वो खुद किराना घराने से ताल्लुक रखते थे। और क्योंकि घर में म्यूजिक का ही माहौल था तो मम्मी भी म्यूजिक में ही एक इनफॉर्मल ट्रेनिंग हुई थी उनकी। और नाना जी भी हमारे बड़े म्यूजिकल हुआ करते थे, उनके पास पैर वाला जो हारमोनियम होता है बजाने वाला वो था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, तो मम्मी बताती थी ऐसा। तो वही शायद हमारे तक पहुंचा। तो तब भी एक पॉइंट होगा ना जब आपको लगा होगा कि नहीं ठीक है। हाँ। म्यूजिक घर में तो था ही, बट अब आपने डिसाइड वही तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। वो एक उमराव जान की गजल है ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी जी। तो मैंने वही ठाना था, वही कहानी है। अच्छा। तो हुआ क्या, मैं एक कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करता था। हाँ। और अमूमन स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स होते तो मैं जीत भी जाता था। इंटर हाउस होते थे, इंटर क्लास होते तो जीत जाता तो जीत जाता था। तो फिर क्या हुआ कि एक इंटर स्कूल हुआ कंपटीशन और मैं हार गया। तो मेरा ईगो हर्ट हो गया कि मैं कैसे हार सकता हूँ। और बीइंग फ्रॉम द म्यूजिकल फैमिली लगा कि ये तो असंभव सी बात है। वो टीनेज एक ऐसी उम्र होती है ना। हाँ, लगता है कि मैं हूँ। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ कि मैं कैसे हार गया। अब घर में आया तो एकदम रोना धोना शुरू। फिर उसके बाद मम्मी बोली क्या हो गया, अरे जो हारता है वही जीतता है। बहुत बूस्ट किया मम्मी ने मुझे कि चलो होता रहता, सभी के साथ होता है, सभी हारना जीतना तो चलता ही रहता है लाइफ में। लेकिन हम बड़े सीरियस हो गए उसको लेके, क्योंकि घर जब मैंने आँख खोला तो बचपन से म्यूजिकल माहौल ही देखा। मम्मी क्योंकि हमारे घर में म्यूजिकल माहौल था तो क्लासिकल सुनना, समझना, कैसेट्स पे क्लासिकल म्यूजिक सुनना और जगजीत सिंह की गजलें सुनना, ये सब बचपन से ही चलता रहा। इनफॉर्मली मेरे कान पे यही सब आता रहा। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो खिलौना था वो हारमोनियम ही था। तो बचपन से मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ। मम्मी ने पहले जो एलिमेंट्री मुझे सिखा दिया, उसके बाद मैंने कब गाना निकालना शुरू कर दिया, फलाना डिमाका जो भी होते हैं वो शुरू हो गया। तो मैं जब हार गया तो मेरा ईगो हर्ट हो गया। अब लेकिन वो छोटा सा कस्बा था जहां से मैं आया, मेरा जन्म स्थल ही वही था। तो अब ये हुआ कि सीखने की बारी आई। तो वहां पे एक धुरंधर गुरु हुआ करते थे, तो मतलब वो पूरे एरिया में बहुत फेमस थे। तो अब वो हमारी मम्मी को जानते थे क्योंकि मम्मी भी मेरे स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दिया करती थी जब अच्छा। हम छोटे थे एकदम। तो छोटा सा लोग एक टाउन था तो सभी एक दूसरे को जानते हैं जैसे।
तो बस ये हुआ कि वहाँ पे उनके पास पापा लेके गए मुझे, तो बोले कि नहीं अब तो ये नहीं सीख सकता है, अब ये 8th में या 6th में है और अब इसको 10th देना है, बीटेक करवाइए MBBS की जैसा कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में होता है तो अब नहीं सीख सकता, बचपन से सीखना चाहिए, जब 3 साल 4 साल का होता है बच्चा तो उसको तब से तालीम दी जाती है। तो पापा हमारे बड़े, उनको गुस्सा लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो होता ही नहीं है, और सीखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती, और कौन सा हमारा बेटा इतना बूढ़ा हो गया है या इतना वयस्क हो गया कि अब नहीं सीख सकता है। हाँ। तो बड़ी खोजबीन की गई, दूसरे गुरु को खोजा गया, वो ही यूज्ड टू कम फ्रॉम फार अवे 15 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस, और हफ्ते में 1 दिन आते थे, ओनली संडे। हाँ। क्योंकि ही वॉज ऑल्सो वर्किंग इन सम स्कूल, ही कुड नॉट कम एवरी डे। हाँ। और तो उनसे मेरी तालीम शुरू हुई। असित कुमार बोस जी थे उनका नाम, तो उनसे मैंने 6-7 साल सीखा। अच्छा। और प्रभाकर वहीं से मैंने किया, और प्रभाकर की भी बड़ी अच्छी स्टोरी है कि प्रभाकर करते करते मैं इलाहाबाद आ चुका था। अच्छा, तो आपका प्रयाग संगीत समिति से जुड़ाव यहीं से शुरू हुआ? नहीं, वहीं से मैं फर्स्ट ईयर से, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तो वहीं सब दिया। अच्छा। 5th ईयर तक वहीं तक दिया। हाँ। और 6th ईयर भी वहीं से ही दिया, क्योंकि अच्छा। मेरे जो पहले गुरुजी थे वो चाहते थे कि तुम वहीं से करो, उनका ये निर्देश था। तो उनकी अवहेलना तो मैं कर नहीं सकता था। तो तब तक मैं इलाहाबाद आ चुका था, और यहाँ पे मुझे मेरा सौभाग्य मिला कि मुझे पंडित प्रेम कुमार मलिक जी से सीखने का अवसर मिला। दरभंगा घराने के मास्ट्रियो, ध्रुपद और ख्याल के उम्दा कलाकार, संगीत नाटक एकेडमी सभी जानते हैं, इलाहाबाद की शान, प्रयागराज की शान है वो। तो उनसे मेरी तालीम शुरू हुई, और करते करते क्या हुआ, जब मैं प्रभाकर के लिए पहुंचा तो जो मैं एग्जामिनर आए थे मेरा एग्जाम लेने के लिए, उनको पता लग गया कि मैं पंडित प्रेम कुमार मलिक जी का शागिर्द हूँ। अच्छा। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, एंड बहुत उत्सुक थे कि उस लड़के को बुलाओ जिसका एग्जाम हमको लेना है, प्रभाकर का। हाँ। है ना, तो और ही वॉज 75+ दैट टाइम, बहुत वयोवृद्ध थे और बहुत ही गुणी व्यक्ति थे, और वो जबलपुर से शायद आए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग इन द नाइट। दिन से एग्जाम हो रहा था, जैसे समिति के होते हैं जनरली, सेंटर्स पे होते हैं। तो मेरा नंबर आया 9 बजे रात को, एंड आई कंटिन्यूड सिंगिंग फॉर 10:30, 1.5 घंटा मैं गाया। प्रभाकर का एग्जाम मेरा ऐसे हुआ, एंड ही वॉज सो हैप्पी कि ही टोल्ड कि बेटा ये लो, तुम मार्कशीट ले लो और जो नंबर तुम्हें बैठाना है बैठा लो। क्या बात है। एंड ही गिव मी 195 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन प्रैक्टिकल। तो ये वहां से एक सक्सेस स्टोरी शुरू हुआ। तो सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने कहा ये तो आपके छात्र फेस का हुआ, मतलब आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहे, पर एक स्टूडेंट से लेके आप एक टीचर भी हैं आज। हाँ। और आपने कहा कि आपके देश विदेश में छात्र हैं। हाँ। तो वो एक स्टूडेंट से लेके टीचर वाला ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बताइए, और अब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, मैं जब आई केम टू इलाहाबाद इन 2001, तो 24 साल हो गए मुझे इलाहाबाद में रहते हुए, मेरा घर ही हो गया। और यहीं फिर प्रॉपर्ली में शिफ्ट भी हो गया, यहीं घर वर सब हो गया ईश्वर की कृपा से। तो व्हेन आई केम टू इलाहाबाद, तो तब तक मैं प्रभाकर करना था, कर ही चुका था। 2004 में मैंने प्रभाकर किया जी। और इन द मीन वाइल मैं सिखाना शुरू कर चुका था, घर पे भी सिखाता था और प्राइवेट ट्यूशंस भी लेता था। तो इनिशियली तो भाई, क्योंकि मैं खुद ही यंग था। हाँ। तो एक यंग टीचर को या एक यंग गुरु को और स्टूडेंट मिलना बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ। कि आप कैसे सिखाएंगे। हाँ। है ना, तो हम कैसे सिखा सकते हैं, मैं तो खुद ही कम एज का हूँ, तो मैं कैसे सिखा सकता हूँ। तो लोगों को विश्वास दिलाने में बड़ा दिन लगा, फिर अपना एक, जैसे बोलते हैं ना, एक मार्केट वैल्यू बनाने में टाइम लगा, एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी विद द टाइम। और उस समय में फिर संगीत समिति के कॉम्पिटिशंस होते थे, जो विशेष वर्ग के भी होते थे। हाँ। और एक जो जनरल वर्ग के भी होते थे, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता था। एंड एवरी ईयर आई यूज्ड टू विन, ख्याल से लेके, ठुमरी से लेके, ध्रुपद से लेके, और हर विधा में मैंने
फर्स्ट सेकंड मैंने पोजीशन हासिल किया। वाह, क्या बात है। और तो विशेष धीरे धीरे आपका नाम मतलब बनता चला गया। जी। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे लोग कई बच्चे इस करियर में आते हैं, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनको एक दो बार सक्सेस नहीं मिलती है, वो छोड़ने की सोच लगते हैं, कुछ और ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि आपने खुद नाम बनाया है, तो आप ये देखो एक्चुअली क्या है ना, आज का सीन बड़ा अलग हो गया है। जी जी। आज हमारे पास इतने सारे माध्यम हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए कि इफ यू आर नॉट गेटिंग द स्टेज, यू कैन क्रिएट योर स्टेज विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल। ये एक अच्छी बात भी है लेकिन एक बुरी बात भी है, क्योंकि आज का स्टूडेंट बड़ा फास्ट हो गया है, उसमें एक धैर्यता वाला, तुरंत रिजल्ट चाहिए। ये नहीं हुआ चलो छोड़ो, ये क्यों नहीं हुआ छोड़ो, मतलब उसमें एक बड़ा रस्टिक और बड़ा ड्राई बिहेवियर हो गया है। जी जी। जो डेडिकेशन होना चाहिए वो धीरे धीरे लैक हो गया। पहले जमाने में क्या होता था कि जैसे कि हम लोग अपने गुरु से सीखे तो सीखे 12-13 साल सीखा, उसके पहले वाले गुरु से हमने 6 साल सीखा, तो सीखने का दौरान लंबा रहा। आजकल क्या हो गया कि सीखने का दौरान बहुत कम हो गया, और म्यूजिक हो गया या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो गया, क्योंकि म्यूजिक हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में लेते हैं, है ना। तो क्या हो गया कि बहुत जॉब ओरिएंटेशन की ओर हम बढ़ गए, रादर देन बिकमिंग द आर्टिस्ट। एग्जैक्टली। हम जॉब ओरिएंटेशन की ओर बढ़ गए और मार्क ओरिएंटेशन ज्यादा हो गया कि बस किसी तरीके से मार्क्स पा जाओ, फर्स्ट पा जाओ, फर्स्ट डिवीजन पा जाओ, या टॉप 10 में आ जाओ, 15 में आ जाओ, और किसी तरीके से हमारी एक जॉब हो जाए, एक सिक्योरिटी हो जाए लाइफ में। वो भी जरूरी है जो सिनेरियो चल रहा है, लेकिन संगीत तो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन कला है, जैसा हम जानते ही हैं सब लोग कि एक प्रारंभिक क्या बोलते हैं डेफिनेशन है संगीत का कि गायन बजायन, ये एक प्रदर्शन कला है जिसमें गायन वादन और नृत्य का समावेश होता है। प्रदर्शन कला है, हम बंद कमरे में बैठ के नहीं उसको प्रदर्शित कर सकते, यू हैव टू कम ऑन द स्टेज। एग्जैक्टली सर, ये आपने एकदम बात सही कही। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का वजूद भी कम हो जाता है जब आप इतना डायल्यूशन देखते हो, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होता है, बल्कि अगर अभी मुझे बड़ा खेद होता है कहते हुए कि अब हम लोग के एज में, या हमसे छोटे या हमसे बड़े, यू विल नॉट फाइंड मेनी क्लासिकल वोकलिस्ट इन द सिटी। जो ट्रेंड हो प्रॉपर्ली, ट्रेंड हो, या जिनका नाम चल रहा हो मार्केट में, जो है नहीं है। यू कैन डू द स्क्रूटनी, यू विल नॉट फाइंड। अब अगर आप अभी बॉलीवुड का देखो तो आपको 2000 लोग मिल जाएंगे इलाहाबाद में, फोक गाने वाले 1000 मिल जाएंगे, गजल गाने वाले मिल जाएंगे, भजन गाने वाले मिल जाएंगे, सब गाने। लेकिन क्लासिकल का जो एक गरिमा है या जो एक ग्रेविटी है, वो स्टैंडर्ड को मैच करने वाला एक स्टूडेंट वर्ग या एक कलाकार वर्ग बहुत कम है, और आज तो एकदम ना के बराबर हो गया है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि जितने भी एडजॉइनिंग कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, या फिर यूनिवर्सिटी के भी, या संगीत समिति के भी, या कहीं के भी, हमारे पास डिग्रियां जरूर हो गई लेकिन मालूमात नहीं हुई। केवल हम संगीत प्रवीण हो गए, संगीत निपुण हो गए, MA इन म्यूजिक हो गए, PhD इन म्यूजिक हो गए, लेकिन गाना बजाना कहाँ जा रहा है? मेन तो गाना बजाना है ना, गाना बजाना भी तो आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है मुझे जो लगता है। सही कहा सर आपने। तो जैसे आपने बताया आप संस्था भी है आपकी एक जो म्यूजिक के लिए काम कर रही है, तो आपने किस प्रकार उस संस्था के थ्रू इस चीज को किया? आप जरा लाइट डालिए इस बात पे। मेरी संस्था का नाम है जुनून मौसीकी, और मैंने इसको मेरे ख्याल से 2014 में इसको मैंने फॉर्मेशन किया, और इसके तहत मैंने काफ़ी सारे छोटे प्रोग्राम्स, बड़े प्रोग्राम्स भी मैंने किए इलाहाबाद शहर में। और जब कोरोना काल हुआ तो मैंने उस समय बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट में लेके आया था, 10 गुरु 10 ठाट, और उसमें जितने भी गुरुज थे वो फीमेल्स थे, ऑल ओवर इंडिया की। क्या बात है। और एक सेशन मैंने किया था गरजे घटा घन, वो मैंने इंटरनेशनल वर्कशॉप किया था। तो उसमें इलाहाबाद की जो हमारी विदुषी कमला बोस जी हैं, उनकी बिटिया है जोईता बोस,
अच्छा। यूएस की। जी। तो उन्होंने उसमें शिरकत की थी। क्या तो बात वो है। एक इंटरनेशनल सेमिनार था और उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो कबीर वाणी के डॉक्टर भारती बंधु थे, जो छत्तीसगढ़ रायपुर में रहते हैं, पद्मश्री हैं जो। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन वर्कशॉप भी किए, ऑफलाइन भी किए, परफॉर्मेंस भी करवाए, बच्चों को भी उस पर जोड़ा और समय समय पे जो भी बाहर के अच्छे आर्टिस्ट आए तो उनका भी परफॉर्मेंसेस मैंने इलाहाबाद में प्लान किया और उनको मैंने करवाया। और आगे भी मेरा एक मन है, सपना है कि बहुत सारा कुछ करने का है, लेकिन क्या होता है कि वन मैन आर्मी हूँ तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, फंड्स की कमी हो जाती है और लोग इतने जेनरस नहीं है कि पीपल, संगीत सबको पसंद है, सबके Exactly, sir, सबके मोबाइल में आप अभी जब झांकेंगे, घर पे झांकेंगे, सबके घर में म्यूजिक है म्यूजिक के लिए, लेकिन कोई भी एक 100 रुपए का नोट आपको चैरिटी के रूप में नहीं देना चाहेगा। अगर आप किसी से मांग लीजिए कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, जबकि आर्ट है और ये आप उसको चैरिटी भी मत समझिए, आप उसको इज्जत है उस कला की, ये चीज समझनी है। हम किसी भी आर्टिस्ट को अगर बुलाते हैं, हम उसको अगर एक टोकन ना दे पाए, एक मोमेंटो ना दे पाए, एक कुछ भी उसको एक ऑनर ना दे पाए, तो मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कैसा फील होगा। तो ये एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। और इलाहाबाद तो इतना बड़ा केंद्र रहा है ड्यू टू संगीत समिति, ये चीज को हम नहीं नकार सकते जी। हम लोग बाहर जाते हैं अनुभूति जी, तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन लोग ये पूछते हैं कि अरे संगीत समिति है ना वहाँ पे, कैसा लगता है देखने में, कैसा माहौल है वहाँ का, कैसी क्लासेस चलती है वहाँ पे, कैसे प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे, अभी भी कॉन्फ्रेंस होता है क्या, मुझे इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, संगीत समिति ने जो एक चीज सोसाइटी को दिया और एक सिलेबस जो दिया, मैं सिलेबस के बारे में बहुत मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि संगीत समिति का जो सिलेबस है, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो गायन का हो, चाहे वो तबला का हो या कोई भी विषय का हो, वो इतना परफेक्टली डिजाइन किया गया है कि अगर उसको बच्चा मन लगा के सीख ले तो 8 साल में वो एक कलाकार बन के निकल जाएगा। क्या बात है, सही कहा सर। और सर आपके बारे में एक बात मुझे और पता चली कि आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया है। एंड अगर आप यंग बच्चों को देखिए जो कहते हैं कि म्यूजिक फील्ड में उनको पैसे नहीं मिलते या करियर नहीं है, तो जेआरएफ भी एक बहुत अच्छा लाइन है। तो आप इस बारे में बताना चाहेंगे कि आपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे की? और एक्चुअली क्या हुआ अनुभूति, मैं तो जब मैंने क्वालिफाई किया था, आई क्वालिफाइड इन 2012, 11 और 12, आई जस्ट रिमेम्बर। उस समय हम लोग को लिखना पड़ता था थर्ड पेपर। अच्छा, ओके। तो इट वाज वेरी लेंदी, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब्जेक्टिव होता था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हाउ मच यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स, आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब तो क्या है कि यू हैव टू टिक द थिंग्स एंड यू विल गेट दिस थिंग, यू कैन बिकम द जेआरएफ और आप नेट क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन व्हेन आई क्वालिफाइड, दैट वाज द टाइम कि मैंने पूरा थर्ड पेपर सब्जेक्टिव था तो मैंने पूरा लिख के मैंने किया। और बस ये है कि कोई भी म्यूजिक के विद्यार्थी हो उसको होमवर्क अच्छे से करना चाहिए, है ना। अब म्यूजिक के विद्यार्थी से आप पूछिए कि एमएस सुब्बलक्ष्मी कौन है, नहीं पता उनको, रविशंकर कौन है उनको नहीं पता, उनको रघुनाथ सेठ कौन है उनको नहीं पता, शोभा पुटू कौन है उनको नहीं पता। तो जब आप अपने ही धरोहर को नहीं पहचानेंगे और अपनी ही चीजों को नहीं पहचानेंगे तो फिर हम कोई भी एग्जाम या कोई चीज को कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो पेपर सेट होता है वो इन्हीं सब चीजों तो सेट होता है। वो बेसिकली आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करता है कि आपकी सब्जेक्ट में कितनी महारत है। हाँ। तो अगर कोई भी एग्जामिनेशन में पास करना है तो बहुत ज्यादा हम मतलब यू हैव टू बी इनसाइड द सब्जेक्ट, दिल जान और आत्मा में बसा होना चाहिए। हाँ, केवल एग्जामिनेशन पास करने के लिए हमको पास नहीं करना है, यू शुड बी हैविंग द लव फॉर द सब्जेक्ट और उसके प्रति समर्पण होना चाहिए, सब्जेक्ट के प्रति, ये चीज। सर आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे जो आप सोच रहे हैं या आप कर रहे हैं, संगीत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि क्लासिकल का जो माहौल इलाहाबाद में धीरे धीरे डाउन हो गया। इलाहाबाद रेडियो जो था वो सबसे पुराना था
जी। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब ने सब पहले आके बजाया शहनाई, गिरजा देवी ने, रसूलन भाई ने, जितने भी आप स्टार जो हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, सब रेडियो में आके गाए, संगीत समिति के कॉन्फ्रेंसेस में आके गाए, बड़े गुलाम अली साहब, और जितने नाम आप सोच सकते हैं सब ने संगीत समिति में आके परफॉर्म किया, सिनेट हॉल में परफॉर्म किया, और रेडियो कॉन्फ्रेंसेस में आते थे, सब आते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो लेवल धीरे डाउन 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 हो गया, और उससे क्या हो गया कि जो एक पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पे जो इलाहाबाद का नाम या प्रयागराज का नाम था क्लासिकल म्यूजिक को लेके या कला को लेके, साहित्य को लेके, वो कहीं ना कहीं एक लो पेस पे चला गया है। हमको वो रिवाइव करना पड़ेगा, और इसमें बच्चों को भी हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट के लिए कुछ करें। क्यों नहीं, तो भारतीय संस्कृति हमारे संगीत में झलकता है, हमारे डांस में झलकता है, हमारे खाने में झलकता है, हमारे पहनावे में झलकता है। हम बड़ा वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। अब बड़ा मुझे दुख होता है कि यहाँ का जो एक स्टोर है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचते हैं, तो उनसे मेरी एक चिट चैट हो रही थी, तो ऐसी बात होती हुई कि बोले कि वो हमसे कहने लगे कि विवेक भाई, साल भर में हम एक सितार नहीं बेच पाते जितना हम महीने में गिटार बेच लेते हैं। हाँ। तो हम कहाँ जा रहे हैं? दो म्यूजिक इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैं बायस्ड होकर नहीं बोल रहा, लेकिन हमें अपनी चीजों को भी संभालना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। खुद की इज्जत नहीं करेगा इंसान तो दूसरा। और रही बात, मैंने कबीरवाणी पे मेरा बहुत अच्छा काम है। जी सर। और मैंने ये जर्नी शुरू किया था 2015 में। और मैं, कॉन्सेप्ट क्या है कबीरवाणी का? कबीरवाणी का देखो, एक्चुअली क्या है कि कबीर के जो पद हैं उसको तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से गाया। मेरे ख्याल से आपने भी सुना ही होगा। जी जी। सोशल मीडिया पे, और अपने अपने तरीके से हर लोगों ने उसको गाया है। कुमार गंधर्व जी ने अपने तरीके से उसको प्रस्तुतियाँ दी, और हर क्लासिकल म्यूजिशियन भी अपने अपने तरीके से कबीर को, तुलसीदास को, मीरा और जितने भी भक्ति काल के पोएट्स हैं सबको गाया। लेकिन ये था कि जब मैंने कबीर को सुना, और तो एक बड़ी थोड़ी सी स्टोरी तो है उसके पीछे, लेकिन माई जर्नी स्टार्टेड इन 2015, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे इत्मीनान से। लेकिन फिर मैंने जब पढ़ा साहित्य को, तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको गाया। किसी ने बहुत फोक लेवल पे गाया, किसी ने बहुत शास्त्रीयता इनपुट डाल के गाया उसमें। तो जब शास्त्रीयता उसमें बहुत डाल दी, तो क्या हुआ कि जो साहित्य था वो थोड़ा सा बैकफुट में हो गया। क्लासिकल एलिमेंट्स ज्यादा आ गए, और जब फोक एलिमेंट्स में जिसने गाया तो उसमें फोक एलिमेंट्स ज्यादा आ गए, उसमें भी लिरिक्स कहीं पीछे हो गई। तो मैंने अपने लेवल से इसको एक नया ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, और मैं अकेले नहीं गाता हूँ, मेरे कम से कम 6-7 स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ गाते हैं स्टेज पे। मैं साइड पे रहता हूँ, एंड माय स्टूडेंट्स वो एक सेमी सर्कल फॉर्म करके स्टेज पे वो रहते हैं पूरे। और वो कबीरवाणी को गाते हैं, जो उसकी कॉम्पोजिशंस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब मैंने ही खुद की है। और हमने यूपी लेवल पे हम लोग का नाम भी बहुत हो गया है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज तक पहुँचाया जाए, और इलाहाबाद का नाम, अपने प्रयागराज का नाम को और ऊपर ले जाया जाए। बिल्कुल जाएगा सर। और ये आपने बताया कि आप विदेशी छात्रों को भी पढ़ाते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, और जब वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को अपने जहन में लेते हैं तो उनका क्या एक्सप्रेशन रहता है, और आपको सिखाने में कैसा लगता है? हाँ, बात क्या है कि जो फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंडियंस भी हैं जो वहाँ पर हैं, और कुछ विदेशी भी हैं। तो क्या है कि थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होती है, उनको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है, और शब्द बोलने में, स्वर बोलने में दिक्कत होती है, लेकिन उनका डेडिकेशन बहुत है। मतलब वो सीखना चाहते हैं भारत की विद्या को। हाँ, और उनके अंदर क्या है कि बड़ा पेशेंस है उसको सीखने के लिए, जल्दी नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि यू हैव टू आपको ये 5 अलंकार करने हैं, तो वो 5 अलंकार वो करके रखेंगे। क्या बात है। वो चाहे गलत करके रखें, लेकिन वो करेंगे, उसको करके रखेंगे, और वो एकदम माइन्यूट चीजें भी उसको नोट करते हैं।
कि ये ऐसा क्यों है, दे क्वेश्चन अ लॉट। उनको एकदम परफेक्शन चाहिए, मतलब उनको एकदम सूक्ष्म जानकारियां चाहिए। हमारे यहाँ क्या कि यार चलो बस ठीक है, सारे गाँव पता नहीं सा हो गया, इसको ऐसे बजा लो, ऐसा कर लो, ये हो गया, खत्म हो गया चीज, है ना। लेकिन उनको नहीं, वो सा है तो रे है, ये ऐसा क्यों है, यहाँ से ऐसे कैसे किया जाता है, वैसे वादी क्या होता है, संवादी क्या होता है, राग क्या होता है। कि रिस्पेक्ट हमारी आर्ट की काफी है और लोग सीखना चाहते हैं, और ये चीज हमारे यहाँ और टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत है ना। अगर मैंने उनको 8 बजे का टाइम दिया तो दे आर रेडी एट इट। ओके, तो यही चीज मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप युवा पीढ़ी जो है हमारी, और जिस क्षेत्र में करियर बनाती है, और जनरल युवा पीढ़ी, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा। मैं संदेश देने लायक तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि खुद ही विद्यार्थी हूँ संगीत का, और मैं आजीवन वही रहूँगा जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी। और बस ये कहना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा सा जो आज के हैं वो थोड़ा सीखें और होमवर्क करके आए इस फील्ड में, और बॉलीवुड म्यूजिक के पीछे बहुत भागे ना। बहुत सारे एवेन्यूज हैं म्यूजिक के। हाँ, सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक नहीं है केवल कि एक हम करियर बना सकते हैं तो केवल एज ए बॉलीवुड सिंगर। हमारे पास तो बॉलीवुड में ऑलरेडी इतनी जमात है सिंगर्स की, पहले उनको मौका मिलेगा कि आपको मौका मिलेगा, पहले उनको मौका मिलेगा ना। तो हमें अपना एक ऑरा या अपना एक स्पेस खुद बनाना पड़ेगा, और कोई भी म्यूजिक खराब नहीं होता है। हमें अलग अलग एवेन्यूज खोजने पड़ेंगे, चाहे वो फोक म्यूजिक हो, उसमें भी एक अच्छा नाम हो सकता है, जैसे मालिनी मस्ती दीदी का है, शारदा सिन्हा जी का है, कल्पना पतवारी जी का है। तो ऐसा नहीं है कि फोक म्यूजिक है तो छोड़ो, या गजल की दुनिया में हम आ सकते हैं, भजन की दुनिया में आ सकते हैं, क्लासिकल गाओ तो फिर बेस्ट है, क्योंकि वहां तो भीड़ ही नहीं है। क्लासिकल का एक क्या बोलते हैं माहौल है, वहां तो भीड़ ही नहीं है। अगर आप रियाज करते हैं और उस लेवल तक उसको पहुंचाते हैं तो आपको थोड़े दिन संघर्ष तो करने पड़ते हैं। सही बात है ना, आग में तपना पड़ेगा तभी सोना बोलते हैं ना, एक शेप लेता है। तो अगर आपको शेप लेना है तो आपको तपना तो पड़ेगा। तो सही बोला। आई थिंक सर ये इंटरव्यू ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया होगा, बच्चों को बहुत इंस्पायर किया होगा। और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आपका ये नाम है ये बहुत यूनिक है, तो आप इस नाम के पीछे की हिस्ट्री बताना चाहेंगे हमें, इतना यूनिक क्यों है आपका नाम? हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि विवेक शांति विशाल में जो शांति है वो मेरी मम्मी का नाम है जी। तो मैं बचपन से ही बड़ा फेमिनिस्ट रहा, और मतलब एक जो हमारा सोसाइटी वो बड़ा ही जो मेल ओरिएंटेड है, हर चीज मेल ओरिएंटेड है, फीमेल ओरिएंटेड नहीं है। तो एज ए ट्रिब्यूट टू माय मदर एंड टू एवरी लेडी हु इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी, मैंने एक शुरुआत अपने लेवल से की, माँ का नाम भी आना चाहिए। क्या बात है, क्योंकि वो बैकबोन होती है, और हर विद्यार्थी की हर बच्चे की पहली गुरु होती है, हर माँ। और वो कितने संघर्ष से घर को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए, सब चीज को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ती है, परिवार को लेके आगे बढ़ती है, बच्चों को आगे बढ़ाती है। लेकिन माँ का नाम कहीं नहीं आता, कि वो केवल सर्टिफिकेट्स में बंद होकर रह जाता है। Exactly. तो माँ को एक ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने ये अपने लेवल से एक शुरुआत की कि मम्मी के नाम से ही मैं अभी भी जाना चाहूँ, और जब मैं शरीर छोड़ दूँ तो भी लोग मुझे विवेक शांति विशाल नाम से ही जाने, मैं यही चाहूँगा। क्या बात है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपके स्टूडेंट्स आपसे गाना जरूर सुनना चाहेंगे, तो सर क्या हम लोग को भी मतलब परफॉर्मेंस आप अपनी सुना सकते हैं? मैं चाहूँगा कि 2 या 3 चीज़ में छोटी छोटी क्लिप्स बताता हूँ। एक क्लासिकल की 2 लाइन की बंदिश, क्योंकि मैं कंपोजर भी हूँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कंपोज भी की, गज़ल, भजन, फोक, और कबीर तो करा ही मैंने बताया। और कबीर का एक छोटा सा पद और एक क्लासिकल का पद। प्रयाग संगीत समिति की बात हो और गाना बजाना ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि थोड़ा गाना बजाना भी होना चाहिए बातों के साथ। तो मेरे साथ संगत करता है अखिलेश गौतम, ये पंडित अनूप बनर्जी के उदयमान छात्र हैं, और संगीत समिति से इन्होंने प्रभाकर किया हुआ है, और अभी यूनिवर्सिटी से भी इनका बैचलर इन म्यूजिक में फाइनल ईयर चल रहा है।
तो आज हमारे साथ ये संगत करेंगे। और मैं क्योंकि कंपोज़र भी हूँ, क्लासिकल वोकलिस्ट भी हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो मैं थोड़ी थोड़ी वानगी सब सुनाना चाहूँगा। क्योंकि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सुनाने के लिए, क्लासिकल से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद एक गज़ल और एक कबीर वाणी मैं सुना के समाप्त करूँगा। तो पहले क्लासिकल से शुरुआत कर रहा हूँ। झपताल की एक बंदिश है, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ हुए, ये मेरी ही कॉम्पोजिशन है। और इसमें झपताल और एक 3 ताल की बंदिश, और मैं सुनाता हूँ आपको। जब रे मना पुनित प्रभु नाम, जब रे मना पुनित प्रभु नाम, जब रे मना पुनित प्रभु नाम, पुनित जब रे मना गामा पदा बाबा गामा बाबा मेरे साथ, जब रे मना पदा पदा नी दा बाबा गामा पदा बाबा गामा बाबा गामा गरे सारे गरे सारे गरे गा 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 सारे गरे गा गा गा, जब रे जब रे जब रे मना मना भी न हो नाई कछुका, भी न हो नाई कछुका, पूरन सकल जग के मन काम, जब रे मना
सुनता प्रभु नाम जब रे मना, जब रे मना, जब रे मना। एक गजल ये मैंने हाल में ही कंपोज किया था, तो इसका मुखड़ा जरा सुनिए कैसा बन के आया है। चल दिए फेर कर नजर तुम, चल दिए फेर कर नजर तुम, चल दिए फेर कर नजर तुम। गैर तो गैर थे मगर और कबीर जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, कछु लेना न देना मगन रहना, ये बोल है और इसी से मैं समापन कर रहा हूँ। सारे मगा सारे मेगा कछु लेना न देना मगन रहना, मगन